बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम मेरे चाहने वालों को, मेरे सुनने वालों को और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को। हमने जहाँ से कहानी छोड़ी थी वहाँ से अब सिलसिला आगे लिए चलते हैं। उसकी रोंदी हुई सरगोशी सुनाई दी, उस वक्त मैं कंवारी थी। उसका ये फिक्रा तीर की तरह मेरे दिल से पार हो गया। ये उसकी सिसकी और रोंदी हुई सरगोशी का तासुर था जो मेरी रगों में सरायत कर गया, और ऐसा लगा जैसे उसने कहा वो पाकिस्तान बनने से पहले मैं कंवारी थी। फिर मैंने अपना कंवारापन इस झंडे पर कुर्बान कर दिया। इस झंडे की कदरों कीमत का अंदाज़ा मुझ जैसी हजारों लड़कियां ही कर सकती हैं जो अपना कंवारापन इस झंडे पर कुर्बान कर कर आईं। उसकी आह निकली और मैंने दिल ही दिल में खुदा से कहा, ओ मेरे खुदा, तेरे चांद तारे ने कौम से कितनी बड़ी कीमत ले ली। अब तेरी ही जात बारी है, इस झंडे की लाज रख सकेगी। कौम की बेटियां तो इस पर अपनी इज्जतें मता लुटा चुकी हैं। उसने सर उठाया तो आंसू उसके गालों पे बहे जा रहे थे। उसने झंडा ऊपर किया, इसका चेहरा ढक गया। मुझे इसकी सिसकियां सुनाई देने लगी। फिर उसने हाथ सामने कर कर झंडे को चेहरे पर दबा लिया और उसके आंसू इस मुकद्दस सब्ज़ कपड़े में जज़ब होने लगे जिसे वो 25 बरसों से संभाल कर रखे हुए थी। वो वहीं से घूमी और दूसरे कमरे में चली गई। थोड़ी देर खामोशी तारी रही, फिर ट्रंक का ढक्कन बंद होने की आवाज़ सुनाई दी और वो मेरे सामने आकर बैठ गई। मुझे ख्याल आया कि इस झंडे में इस औरत के 25 बरसों के आंसू जज़ब हो गए होंगे। खाला जी, आप 14 अगस्त के रोज़ ये झंडा मुंडेर पर चढ़ा देती होंगी? नहीं बेटी, इसने जवाब दिया, कभी कभी इसे खोलती हूँ, रोती हूँ और इससे आंसू पोंछ कर रख देती हूँ, चढ़ाती नहीं। क्यों? हवा से फड़फड़ाता है तो मेरे अंदर से सांप निकल आते हैं और मुझे डसने लगते हैं। सिर्फ एक बार चढ़ाया था, फिर नहीं। बच्चों से कहूंगी ये मेरी मैयत पे डालकर मुझे दफन करना। तो सुनो बेटी, इसने कहानी शुरू की। मैंने ये झंडा उतार कर अपने सर पर डाल लिया। मैं नहीं बता सकती मैंने ये क्यों ना सोचा कि मेरे घर वाले कहाँ हैं और जिस छत पे खड़ी हूँ इसके नीचे क्या हो रहा है। वो वक्त ही ऐसा था, गांव के अंदर अब लूटमार हो रही थी और एक तरफ से अचानक शोले उठे। सिखों ने गांव के मकान जलाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते गांव के कई मकान जलने लगे और मैं शोलों में गिर गई। मैं यखलख दौड़ पड़ी। सहन की तरफ जाने की बजाय मैं पिछवाड़े की तरफ गई। तुमने देहात के मकान देखे होंगे बेटी, ऊंचे नहीं होते। मैं पीछे को लटकी और कूद आई। फिर मैं दौड़ पड़ी। एक जलते हुए मकान के करीब से गुजरी तो मुझे बाहर 2 बच्चों की लाशें नजर आई। शोलों में साफ नजर आ रही थी। एक की गर्दन कटी हुई थी, दूसरे का पेट फटा हुआ था। और तेजी से दौड़ी। मेरे रास्ते में बहुत सी लाशें पड़ी हुई थी। ये उन मुसलमानों की लाशें थी जिन्होंने हिंदुओं और सिखों से कहा था कि कोई मुसलमान ईमान 30 रुपयों पर नहीं बेचेगा। मैं जान गई मेरे घर वाले भी मारे गए हैं, मेरे लिए कोई पनाह नहीं है। मैं दौड़ती चली जा रही थी। गांव से निकली ही थी कि अचानक आगे से 3-4 सिख आ गए और मैंने एक के साथ टकरा गई। इसने मुझे दबोच लिया। दूसरे की आवाज आई, केड़ी ये? एनू फौरन पता चल गया मैं कौन हूँ। मैं अकेली और खाली हाथ और वो 4 मर्द। मैं बहुत तड़पी, रोई, चीखी। इन्हें ये भी कहा मैं तुम्हारी बेटी हूँ। फिर गालियाँ दी और कहा शर्म करो। एक लड़की से 4 मर्द लड़ रहे हो, मगर वो शर्म की हदूद से दूर निकल गए थे। एक ने मुझे कंधे पर उठा लिया और चल पड़ा। मैं शायद बेहोश हो गई थी। सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। जरा अपने आप में आती तो मुझे इस तरह उठाए हुए चले जा रहे थे
मालूम नहीं वो कौन सा गांव था जिसके घर में वो दाखिल हुआ और मुझे एक कमरे में उतार दिया। फिर मेरे साथ जो कुछ हुआ वो तुम समझ सकती हो बेटी, वो हर कोई समझ सकता है। मैं कैसे बताऊं कि लफ्जों में सुनाऊं, सुनाने की जरूरत भी क्या है। मुझ पे गशी तारी हो गई। जब आँख खुली तो मैं एक चारपाई पे पड़ी थी। दिमाग चकरा रहा था, जिस्म टूट फूट गया था। ये झंडा मेरे पास पड़ा था। मैंने इधर उधर देखा, कमरा एक ही था, एक ही दरवाजा था कमरे का। उठकर हाथ लगाया तो बाहर से बंद था। बहुत देर बाद एक सिख आया। मैं इसे देखकर चीखने लगी। इसके हाथ में दूध का प्याला और रोटी थी। उसने मुझे बिठाकर इत्मीनान से समझाया कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकोगी। सिर्फ इतना सा काम करो कि सिख बन जाओ और किसी सिख के साथ तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। मैंने साफ इनकार कर दिया। इसने मुझे बातों बातों में रोटी खिलाकर दूध पिला दिया, जिससे मेरे जिस्म में कुछ जान तो आ गई और दिमाग सोचने के काबिल हो गया। मगर इस सिख ने मेरे जिस्म से फिर जान निकाल दी और मेरे दिमाग को भंवरे की तरह चकराता हुआ छोड़ गया। बाहर से दरवाजे को ताला लगा गया। इसके बाद मैं 4 सिखों का खिलौना बन गई। मैं इस कमरे में कैदी रही। कभी 2 सिख आते, कभी 4 आ जाते। वो शराब के नशे में बदमस्त होते। कई बार उन्होंने मेरे मुंह में ज़बरदस्ती शराब उंडेली और मुझे बेहोशी कर दिया। इस लिहाज से शराब मुझे अच्छी लगती थी कि मैं बेहोश हो जाती थी। मैं नहीं रहती थी जो मैं थी। इस दौरान वो मुझे कहते रहे मैं सिख हो जाऊं, फिर कोई सिख मुझसे शादी कर लेगा। लेकिन मैं हर बार इनकार किया और इन्हें गालियां दी। गालियों के जवाब में वो कह लगाते थे। मुझे दिन रात का कोई एहसास ना था, ना ये इल्म के कितने दिन गुजर गए हैं। वो मुझे दूध और घी पिलाते रहते और मुझे बाद में पता चला कि वहाँ तकरीबन 15 दिन कैद रही। इन सिखों ने मुझे एक रोज़ कहा, तुम घबराओ नहीं, या तुम अकेली नहीं हो। यहाँ से हमने कोई मुसलमान लड़की पाकिस्तान नहीं जाने देनी। बहुत सी तो सिख हो गई हैं, बहुत सी ने मजहब छोड़ दिया और कई सिखों की बीवियां बनी हुई हैं। तुम मान जाओ और किसी के घर में इज्जत से रहो। मेरा यही एक जवाब था, मैं तुम पर और तुम्हारे मजहब पर लानत भेजती हूँ। एक दिन ऐसा आया कि दिन के वक्त सिर्फ एक सिख आया, दूध और पराठा रख के चला गया। रात के वक्त दरवाज़ा खुला, मेरा जिस्म कांपने लगा। मैं जानती थी मेरा क्या हशर होगा। दरवाज़ा खुला, बंद हुआ, दिया जल रहा था। सिर्फ एक सिख अंदर आया। इसकी कमर के साथ बड़ी कृपान लटक रही थी। वो इस कदर बदमस्त था कि पाँव रखता कहीं था, पड़ता कहीं था। इसने कहका लगाया और बड़ी नंगी बात कही। इसके साथ इसने कृपान उतार कर चरपाई पर रख दी। मालूम नहीं वो क्यों घूमा। मैंने लपक कर न्याम से कृपान खींच ली और उठ खड़ी हुई। जो ही मेरी तरफ मुड़ा, मैंने हाथ पीछे कर पूरी ताकत से कृपान की नोक इसके पेट में रखी और सारी ताकत सर्फ करके कृपान को दबाया। मेरे अंदर इंतकाम की आग थी जो एक ताकत बन गई और कृपान कोई एक बालिश इसके पेट में उस जगह उतर गई जहाँ से पसलियाँ शुरू होती थी। मुझे आज ख्याल आता है कि कृपान ने उसका दिल चीर दिया था। सिख की हल्की सी आवाज़ आई। वो कृपान को दोनों हाथों में पकड़कर दोहरा हो गया और मेरे वार के धक्के से पीछे हटा। मैंने कृपान को और ज़्यादा दबाया और पीछे हटते हटते दरवाजे से जा लगा। मैंने कृपान को और ज़्यादा दबाया और अंदर चली गई। वो एक पहलू की तरफ गिर पड़ा। मैंने कृपान इसके जिस्म पे ही छोड़ दी। जल्दी से झंडा उठाया, सर पे लिया, दरवाजे की जंजीर खोली और बाहर निकल गई। ये कोई वीरान मकान था, किसी मुसलमान का होगा। सहन का दरवाज़ा खुला था। मैं निडर हो गई थी। दिमाग बिल्कुल साफ हो गया था। अपनी जान की अब कोई कीमत नहीं रही थी। मैं सहन के दरवाजे से निकली। गली सुनसान पड़ी थी। मालूम नहीं वक्त क्या था, रात कितनी गुजर गई थी। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि पाकिस्तान किस तरफ है।
अपना गांव होता तो वहां से मुझे मालूम होता। इस गांव की सिमत का अंदाज़ा नहीं कर सकती थी। मैंने गली में चलते चलते अपने अल्लाह से रास्ता पूछा और मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह ने मुझे रास्ता दिखा दिया है। गांव की गलियों की कुछ समझ नहीं थी। अभी गांव में ही थी, मुझे आगे कुछ आदमियों की आवाज़ें सुनाई दी। जगह खुली थी, मैं आवाज़ों से छुपने लगी। करीब दरख्त था, वहां तक गई तो लकड़ी की खुरली पड़ी हुई थी जिसके नीचे लकड़ी के पहिए होते हैं। मैं उसमें लेट गई। वो आदमी मेरे करीब से गुजरे। वो सिख थे। वो लूट मार और मुसलमान लड़कियों की आबरू रेज़ी की बड़ी शर्मनाक बातें करते जा रहे थे। मुझे डर ये था कि ये वही सिख ना हो जो मुझे कब्जे में रखे हुए थे। वो कमरे में गए तो फौरन मेरी तलाश में निकलेंगे। वो गली में चले गए तो मैं खुरली से निकलकर चल पड़ी। मैं इस डर से दौड़ नहीं सकती थी कि पाँव की आवाज़ कोई सुन ले और दौड़ने से शक भी होगा। मैं गांव से निकल गई और अल्लाह तवक्कल पाकिस्तान का रुख कर लिया। जो गांव से बहुत दूर निकली तो दौड़ पड़ी। खेतों में पाँव धंसते थे, खुलकर दौड़ा नहीं जाता था। अंधेरे में धान के खेत में जा फंसी, घुटनों तक कीचड़ में धंस गई। वहां से निकली तो मेंढों पर चलने लगी। जरा आगे गई तो बदबू से दिमाग फटने लगा। ऐसी बदबू किसी मुर्दार की हो सकती है। मैं मेंढों पे दौड़ने लगी और खुश्क खेतों में से गुजरने लगी। एक जगह ठोकर लगी तो गिर पड़ी। यहाँ बदबू ज्यादा थी। मैं उठ रही थी तो महसूस हुआ जैसे किसी मरे हुए जानवर या इंसान से ठोकर खाकर गिरी हूँ। मैंने झुककर देखा तो सितारों की रोशनी में मुझे एक लाश नजर आई। इधर उधर देखा तो बहुत सी लाशें बिखरी हुई नजर आईं। मालूम नहीं कितने कुत्ते या गीदड़ जो लाशों को खा रहे थे। वो मुझसे बिल्कुल ना डरे। अब ये सुनकर क्या करोगी बेटी कि लाशों के दरमियान खड़े होकर मेरे दिल और दिमाग का क्या हश्र होगा। फिर इतना सुन लो, दूसरों को सुना दो कि ये पाकिस्तान के नाम पर कत्ल होने वालों की लाशें थी, जिनकी हड्डियां हिंदुस्तान की मिट्टी में मिल गई और जो इस पाकिस्तान को देख भी नहीं सके, जिसकी खातिर वो कट मरे और इन्हें न कफन नसीब हुआ, न कब्र और न किसी का जनाजा पढ़ा। बेटी, यहाँ के लोगों को बताओ, जिस मुल्क में आज तुम ऐशो इशरत कर रहे हो, इसकी जड़ों में गरीब किसानों की हड्डियाँ दफन हैं और तुमने इतनी ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी करके उन बदनसीबों को भूखा मार दिया है जो अपने बच्चे, अपनी बेटियों की असमतें पाकिस्तान के नाम पर कुर्बान करके मौत के रास्तों पर प्यादा चलकर यहाँ पहुँचे थे। पर बेटी, तुम जो जी में आए लिखो, मैं जाहिल औरत हूँ। पाकिस्तान पाक मुल्क है और मैं सिखों की नापाक की हुई औरत हूँ। उसने नापाक की जगह बड़ा फहश लफ्ज़ कहा था, मैं जो लिख नहीं सकती, लेकिन उस लफ्ज़ में जो तर्ज थे, जो शिकवे भरे हुए थे, उसका जहर महसूस करती तो जी में आता था कि वही लफ्ज़ लिखूं। पाकिस्तान पाक लोगों से डरती हूँ, उसने कहा। मैं लाशों से ठोकरें खाती चलती चलती गई। मैं रात ही रात पाकिस्तान पहुंच जाना चाहती थी। अब मेरे सामने कोई खेती नहीं थी और मैं फिर दौड़ पड़ी। एक पगडंडी आ गई। मैं इस पर बोली। खुदा को बार बार पुकारती थी। उसकी ज़ात का आसरा था। उसकी ज़ात मुझे यकीन दिला रही थी मैं ठीक रास्ते पर जा रही हूँ। वो दौड़ते दौड़ते टांगे अकड़ने लगी। प्यास से मुंह खुल गया। चलना भी महाल हो गया, मगर मुझे चलना था। मैं चलने लगी, बल्कि पाँव घसीटने लगी। मुझे दूर जाकर एक जोहड़ नज़र आया तो इससे पानी पिया। वहाँ से कोई निस्फ कोस गई होंगी तो ऊंची नीची जगह आ गई जहाँ ऊंची घास और झाड़ियाँ बहुत थी। मुझे एक औरत की आवाज़ारी और इसके साथ सिखों की गालियाँ और हंसने की आवाज़ें सुनाई दी। मैं एक झाड़ी से लगकर बैठ गई। औरत बिलबलाती रही और सिख इसका वही हाल करते रहे जो मेरा हो चुका था। वो मुझसे दूर नहीं थे। मैं थर थर कांपने लगी। फिर एक सिख की आवाज़ आई, ऐथे ही मुका दो। औरत को हाय सुनाई दी। फिर सिखों की कदमों की आहट सुनाई दी जो मुझसे दूर हटती चली गई। वो बहुत दूर चले गए तो मैं उठकर चल पड़ी।
औरत की लाश मेरे रास्ते में पड़ी थी। वो बेहिस थी। मैं रुकी नहीं, चलती गई। दिल में कहा, ये खुशकिस्मत है जो मर गई। इसके बाद इस तरह याद आता है जैसे ख्वाब में चलती रही। चलते चलते ऊँघने लगती और झटका सा लगता तो बेदार हो जाती। फिर मैं कितनी ही दूर गहरी नींद की हालत में चली जाती। इस औरत की लाश से आगे मुझे बिल्कुल याद नहीं। मेरे नीचे खेतियाँ थी या पगडंडियाँ या कांटे। मेरा जिस्म चला जा रहा था। भूख, नींद और प्यास का कोई एहसास ना रहा था। एक जगह मैं बेदार हुई तो मैं चल ही नहीं रही थी। जमीन पर औंधे मुंह पड़ी थी। मैं शायद चलते चलते गिर पड़ी थी और अपने जिस्म का बोझ उठाना मुहाल हो गया। हाथों और घुटनों के बल होकर उठने की कोशिश की तो मैंने नहीं उठाया गया और हाथों और घुटनों के बल ही चल पड़ी। रात का अंधेरा बहुत गहरा था। इसी तरह चलते चलते मैं उठ खड़ी हुई और टांगे घसीटने लगी। जहाँ टांगे बिल्कुल शल हो जाती तो वहाँ हाथों और घुटनों के बल चलने लगती। मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कितना फासला तय किया और किस सिमत किया। इतना याद है अब जैसे हर कदम एक लाश पे पड़ते थे। लाशें खराब हो चुकी थी, बदबू बहुत ज्यादा थी। पाकिस्तान की मोहब्बत में चलते रहने पे मजबूर थी। मुझे वहाँ तक याद है कि मैं हाथों और घुटनों के बल चल रही थी जब शहर थोड़ी थोड़ी रोशन होने लगी। इस हल्की हल्की रोशनी में मुझे 4 या 500 गज दूर एक गांव के काले काले खदोखाल नजर आए और अपने इर्द गिर्द लाशें ही लाशें दिखाई दी। बच्चों की, औरतों की, बूढ़ों और नौजवानों की। लाशों की हालत क्या थी तुम्हें नहीं सुनाऊंगी बेटी, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। मैं लाशों में से हाथों और घुटनों के बल गुजरती गई। अगर कोई मुझे वहां देखता तो यही कहता कोई लाश चल रही है। मैं चलती आ रही थी, मुझ पे गशी या गनोद की तारी होने लगी। अचानक मेरी आंख खुल गई या शायद मैं बेहोश हो गई। सूरज निकल आया था। धूप को देखते ही मैं डर गई क्योंकि मैं छुप नहीं सकती थी। इधर उधर देखा, मैं सड़क के किनारे पड़ी थी और सड़क के दोनों तरफ लाशें थी। लाशें दिखाई दे रही थी। ज्यादातर लाशें सूज कर खराब हो चुकी थी और उनमें ताज़ा लाशें भी थीं। सड़क लाल थी, किनारे की मिट्टी लाल थी और ये रास्ता जो पाकिस्तान की तरफ जाता था खून में डूबा हुआ था। दूर पाकिस्तान की तरफ बहुत से लोग जा रहे थे। ये महाजरों का काफिला था और हिंदुस्तान की तरफ से मुझे ट्रक आते दिखाई दिए। मुझे पहला ख्याल आया कि इन ट्रकों में हिंदू और सिख होंगे, वो काफिले को कत्ल कर देंगे। फौरन मुझे अपने कत्ल होने का ख्याल आया। मैं लाश की तरह बेसुध लेट गई। ट्रक बहुत तेजी से आ रहा था। मुझे काफिले का फिर ख्याल आ गया। मैं घबरा कर उठ खड़ी हुई। फौरन मुझे ट्रक की ब्रेकों की आवाज़ सुनाई दी। मैं फिर गिर पड़ी और बेसुध हो गई। ट्रक मेरे करीब आके रुका। मैंने आंखें बंद कर ली ताकि वो मुझे लाश समझकर चले जाए, मगर इन्होंने मुझे खड़ा देख लिया। मुझे एक आदमी ने झंझोड़ा तो खौफ से मेरी आंखें खुल गई। वो फौजी था। मैंने हाथ जोड़कर कहा, अगर तुम्हारा कोई खुदा है तो तुम्हें इसी का वास्ता। मेरे अंदर कुछ नहीं रहा, मैं लाश हूँ, मुझे मुर्दा समझकर यहीं पड़ा रहने दो। इसके पास 2 फौजी और आए। एक ने कहा, यार ये जिंदा है, उसे उठा ले चलो। फिर उसने मुझे कहा, तुम मुसलमान हो, हम पाकिस्तानी हैं, डरो नहीं, उठो। मैंने रोते हुए कहा, मुझे बेबस और बेआसरा को धोखा ना दो काफिरों, मैं तो मरी हुई हूँ। वो शायद समझ गए कि मेरे साथ क्या हुआ है। तीनों ने मुझे उठा लिया। मेरा जिस्म तो लकड़ी हो गया था। वो मुझे ट्रक की पिछली तरफ लेकर आए तो मुझे इसके पीछे 3 और ट्रक नजर आए। तमाम ट्रक इंसानों से भरे हुए थे। इनमें कोई छत नहीं थी। मुझे ट्रक पे डालने लगे तो किसी ने कहा, सोई की भी जगह नहीं है, आगे ले जाओ। वो मुझे अगली सीट पर ले आए और बैठा दिया। एक फौजी बाहर लटक गया, दूसरा मेरे साथ बैठ गया, तीसरा ड्राइवर के दाएं तरफ अटक गया। मेरे साथ बैठने वाले ने मुझे कहा, बहन बुरा ना मनाना, जगह नहीं है, हम जल्दी में हैं। इसके मुंह से बहन का लफ्ज़ सुना तो यकलख्त मेरे आंसू बह निकले और मैं हिचकियाँ लेने लगी।
अपने भाइयों की पनाह में आकर सारे रोग, आंसू और हिचकियां बन गए। फौजियों ने मेरे सर पर हाथ रखकर तसल्ली दी, बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं बेकाबू होकर रोती रही। जिस्म की हालत बहुत ही बुरी थी, रोते रोते मुझ पर गशी तारी होगी। मुझे इतना ही याद है, रोते रोते मेरा सर एक तरफ ढलका तो मेरे पास बैठे हुए फौजी ने मेरे सर अपने कंधे पर रखकर मेरी पेशानी पे हाथ रख लिया। तुम तो बाद में पैदा हुई होगी। उन दिनों अपनी बलोच रेजिमेंट का नाम बहुत मशहूर था। ये रेजिमेंट बड़ी दिलेरी से महाजरों को उधर से लेकर आई थी। इस रेजिमेंट ने बहुत से सिख मारे थे। ये इसी रेजिमेंट के आदमी थे। मुझे लाहौर रिफ्यूजी कैंप में होश आया। ये वाल्टन कैंप था। डॉक्टर दवाइयाँ देते रहे जिनसे मेरी हालत 7-8 दिनों में अच्छी हो गई। और एक रोज़ अचानक मेरा बाप मिल गया। इसने बताया कि मेरे सारे का सारा कुनबा सही सलामत लाहौर पहुंच गया है। जब हमारे गांव पर हमला हुआ तो ये लोग मुझे 2-3 आवाज़ें देकर फौरन निकल आए थे और हमारी बरादरी के 4 घराने भी निकल आए थे। बाकी सब गांव में शहीद हो गए थे। मुझसे जो कोई पूछता कि मैं कहाँ रही और किस तरह पहुंची तो मैं असल बात बता देती। बाद में मुझे महसूस हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। इसका एहसास मुझे 1.5 साल बाद हुआ। हमें एक गांव में मकान मिल गया और काफ़ी ज़मीन भी मिल गई, कुछ माली मदद भी मिल गई। मेरा बाप और भाई बहुत मेहनती थे। उन्होंने करीब ही बंजर और वीरान ज़मीन की भी काश्त के काबिल बना दिया। इस तरह ज़मीन बहुत हो गई। बरादरी के दूसरे घरानों में इस गांव में आबाद हो गए। इस गांव में हमारी तहसील के कुछ और घराने भी आबाद हो गए। हमारी ज़िंदगी नए सिरे से रवा हो गई। यूँ समझ लो 2-2.5 साल बाद फिर जवान लड़कियों की शादियों की तरफ तवज्जो दी गई। सब महाजिर थे। अभी जहेज देने के काबिल कोई नहीं था। बड़ी सादगी से सारी लड़कियां ब्याही गईं। मैं अकेली रह गई। लेकिन मुझे कोई ऐसा गम ना था, क्योंकि अपने गांव में पाकिस्तान बनने से पहले मेरी मंगनी हो चुकी थी। सिर्फ दिन मुकर्रर करने बाकी थे। मगर ये मुसीबत आ पड़ी। मेरा मंगेतर आ गया था और यहाँ मौजूद था। मैं इसीलिए चुप थी कि इसके माँ बाप अभी तैयार नहीं होंगे। एक दिन पता चला कि 4 रोज़ बाद मेरे मंगेतर की शादी एक और घराने में हो रही है। इसकी शादी हो गई तब एक कांटा मेरे सीने से ही हिलकर मेरे दिल में उतर गया और समझ गई मुझे किस गुनाह की सज़ा दी जा रही है। फिर मैंने माँ से पूछा। उन्होंने मंगेतर के वालिदैन ने शादी वहाँ क्यों कर दी है। मेरी माँ ने गुस्से से जवाब दिया, तू सिखों की छिचोड़ी हुई है इसलिए। तो ये बात दिल में रखती कह देती कि कहीं छुपी रही और एक काफले के साथ आ गई। माँ बहुत रोई। इसने बताया कि वो चोरी छुपे लड़के वालों के 3 घरों से बात कर चुकी है। हर घर से यही जवाब मिला कि तुम्हारी लड़की दागदार है। ये दाग मुझे ले बैठेगा। पूरा 1 साल और गुजर गया। मैंने तो शादी का ख्याल ही दिल से निकाल दिया था। मगर घर वालों का रवैया भी बदल गया। बाप ने हुक्म दिया कि भाइयों के साथ खेतों में चली जाया करो। घर में ढोर डंगर मेरे सुपुर्द कर दिए गए। मेहनत मशक्क़त का जो काम मर्द करते थे वो मुझे मर्दों के साथ करने दिया गया। फिर मेरे एक भाई की शादी हुई और दुल्हन ने भी घर वालों के साथ का रवैया रखा। मुझे नौकरानी समझ लिया। घर वालों के लिए अब मैं बोझ बन गई। इसके साथ ही मुझ पर कड़ी नज़र भी रखी गई। जरा इधर उधर होती तो माँ ढूंढने लगती। खेतों में जाती तो शाम को माँ बाप भाइयों से तस्दीक कराते कि मैं खेतों में कहाँ गई थी, कितनी देर तक रही, किस वक्त पहुंची। एक रोज़ मैं खेतों से आते एक सहेली के पास रुकी। ज़रा देर हुई, घर आती तो माँ ने ऐसी ऐसी बेहुदा बातें कही कि मैं जल उठी। माँ मुझे अंदर ले गई और कहने लगी, बेहया, अपने बाप की सफ़ेद पगड़ी को दाग ना लगा देना। तेरा क्या जाएगा, तू तो पहले ही बेदागी है। अपने भाइयों के सर नीचे ना कर देना। तेरी डोली तो उठेगी नहीं, जनाजा ही उठेगा। उस रोज़ मेरे मुंह में जो आया मैंने बक डाला। बड़े भाई ने सुना तो उसने मुझे 3-4 थप्पड़ मारे। हो सकता है इन्हें गुस्सा उन पर हो जो मुझे दागदार समझकर ठुकरा चुके थे।
मगर वो इनका क्या बिगाड़ सकते थे। मैं इनके सामने थी, ज़रा गुस्सा भी मुझ पर निकलता था। मेरे लिए अपना घर दोजक बन गया, गांव दोजक बन गया। ऐसे लगता है जैसे गांव की दीवार भी कह रही हो, बेहया तो दागदार है, गुनहगार है, सिखों की झंझोड़ी हुई है। मैं पनाह ढूंढने लगी जो मुझे कहीं भी ना मिले। गांव का बंदा बंदा दुश्मन नजर आने लगा। शायद मैंने अपनी सहेलियों से मिलना छोड़ दिया था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे सखी सहेलियां मुझसे नफरत करती थीं। मुझे अब खाविंद की नहीं, पनाह की ज़रूरत थी। मैं एक रात अल्लाह के हजूर बहुत रोई और उससे पूछा कि तू ही बता मेरे अल्लाह, मैं सिखों के पास खुद गई थी या वो इसलिए मुझे जलील करते रहते हैं कि तेरा नाम लेने वाली लड़की थी। मैंने अपने अल्लाह से बड़े गुस्से में बातें की और दूसरे दिन मेरे अल्लाह ने मुझे पनाह दे दी। सबब ये बना कि मुझे अकेले ही खेतों में जाना पड़ा। खेत गांव से दूर थे। एक भैंस कुत्तों से बिदक कर भाग उठी। इसके पीछे गई तो बहुत दूर निकल गई। भैंस को मैंने रोक लिया, दम लेने के लिए दरख्तों तले बैठ गई। ये रास्ता था, एक आदमी फौजी वर्दी में चला आ रहा था। करीब आया तो मुझे वो देखने लगा और मैं उसके चेहरे पर नजरें गाड़ दी। मुझे वो फौजी याद आ गया जो मुझे उधर से लाशों में से उठा कर लेके आए थे। मेरे सारे दुख एक मुस्कुराहट बन गए और मैं इसे देखती रही। करीब आकर वो आहिस्ता हो गया। मैं इसे फिर भी देखती रही। बेटी तुम मुझे बेहया कहो, लेकिन मैं कह चुकी हूँ, मुझे खाविंद की नहीं, पनाह की ज़रूरत थी। मुझे फौजियों ने पनाह दी थी। अब एक फौजी नज़र आया तो ऐसा लगा अब भी मुझे ये फौजी पनाह में ले लेगा। इसने शायद मेरी नज़रें भांप ली थी। जवान आदमी था। बोला, तुम शायद मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हो। मैं बिल्कुल ना झिझकी। मैंने इसे बताया कि मुझे इधर से फौजी किस तरह उठा लाए और इस वजह से मुझे फौजी अच्छे लगते हैं। इसने पूछा, कौन सा गांव था तुम्हारा? मैंने बताया। वो मेरे पास बैठ गया। उसने अपने गांव का नाम बताया। इसका गांव हमारे गांव के से 7-8 कोस दूर था। वो भी महाजर था। अब यहाँ एक गांव में इसे हमारी तरह मकान और ज़मीन मिल गई थी। फौज के करीब ही कहीं कैंप लगाया था। यह आदमी एक दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव जा रहा था। उसने कोई ऐसी वैसी बात ना की और ना कोई नाजेबा कलमा मुंह से निकाला। मैंने उसे ये सुनाते सुनाते कि फौजी मुझे किस तरह उठा लाए थे, ये भी सुना दिया कि मुझ पर यहाँ क्या बीती। मैं रो पड़ी। इसने कहा, तुम्हारे भाई और बाप बड़े बड़े बगैरत हैं जो तुम्हें वहाँ अकेला छोड़ आए थे। मेरी 2 बहनें हैं, दोनों को अपने साथ लाया था। रास्ते में बीवी मारी गई। इसके पेट में हमारा पहला बच्चा था। मैंने इसकी बातों में हमदर्दी और खुलूस की झलक देखी तो इसे ये भी बता दिया कि गांव में और घर में मेरा क्या हशर हो रहा है और अब मैं सारी उम्र के लिए दुत्कारी गई हूँ। मैं बहुत रोई और इसे बताया कि मुझे खाविंद की ज़रूरत नहीं है। अब एक ही ख्वाहिश है, ऐसी जगह जा छुपूँ जहाँ कोई मुझे दागदार और सिखों की झंझोड़ी हुई ना कहे। मेरी जज्बाती बातों ने इस पर ऐसा गहरा असर किया, वो सोच में पड़ गया। फिर उसने मेरे बाप का नाम पूछा, गांव पूछा। वो ये कहकर चला गया, जो मौला करेगा। उस दिन मेरे घर में दाखिल हुई तो मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। मैं बहुत देर बाहर थी। थोड़े दिनों बाद 2 अजनबी औरतें हमारे घर आईं। 4-5 रोज़ बाद मेरी माँ मेरी खाला को साथ लेकर उनके गांव गई। जब वो वापस आई तो बहुत खुश थी। माँ ने मुझे खुशी की खबर सुनाई, फलां गांव में मेरी बात पक्की हो गई और मेरे होने वाले खाविंद फौज में है। ये वही फौजी था जिसने चंद दिन पहले मेरे पास बैठकर मेरी आप बीती सुनी थी। मेरी शादी होगी और जनाजे से पहले मेरी डोली उठी। मैं ये झंडा अपने कपड़ों के साथ ले गई और अभी तक संभाले हुए हूँ। शादी को 20 साल गुजर गए हैं। पहला बच्चा 18 साल का है, दूसरा 14 साल का और तीसरा 8 साल का। इनका बाप शादी के चौथे साल एक पाँव से माजूर हो गया था। उसका पाँव बारूदी सुरंग पर आ गया था। कहीं मशक कर रहे थे, इससे एक पाँव टखने से साफ उड़ गया। इसे थोड़ी सी पेंशन मिलती है और अपना काम धंधा करता है। और इसकी जो ज़मीन अलाट हुई थी, ये एक और कहानी है। इसके भाइयों ने बाप के मरने के बाद ऐसी उस्तादी खेली कि सारी ज़मीन अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली। दावे मुकदमे भी हुए मगर कुछ ना बना। भाइयों ने इसे कत्ल करने की कोशिश की, 2 दफ़ा कोशिश की, लेकिन बेचारा एक पाँव से माजूर था। यहीं बेहतर जाना कि गाँव छोड़ दो।
इसने आह भरी और कहा, बेटी बस ये है मेरी आप बीती, लेकिन ये मुझे अकेली की नहीं। मैंने सुना है कि मुझ जैसी बहुत सी लड़कियों के साथ ही सलूक हुआ। अब तुम जानो, तुम्हारे पढ़ने सुनने वाले जाने। जो जी में आए मुझे कहो, दागदार कहो, गुनहगार कहो, मैं मान लूँगी। किसी के मुंह पे हाथ नहीं रखूँगी, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी, पाकिस्तान के झंडे में मेरी अस्मत का खून शामिल है। और इस झंडे से खेलने वालों से कहूँगी, बेगैरतों, तुम अपनी हज़ारों बेटियों की अस्मतों से खेल रहे हो, और ये ना भूलो कि अस्मत का खून शहीद के खून जितना पाक होता है। वो दिन आने वाला है जब ये खून सर चढ़ कर बोलेगा। मैं उठी तो वो मेरे साथ चल पड़ी। कहने लगी, मुझे हर अगस्त में सांप डसता है। ये सांप मेरे वजूद के अंदर है, मेरे दिल के अंदर कुंडली मार के बैठा है। अगस्त का महीना आता है तो ये मुझे डसने लगता है। 24 अगस्त गुजर गए हैं, 25वां आ रहा है और मैं अधमुई हो जा रही हूँ। किसी को अपना रोग सुना नहीं सकती, पर अल्लाह का शुक्र लाख लाख, उसने खामिद ऐसा दिया जो मेरे रोग को समझता है और मेरे ज़ख्मों को सला लेता है। अल्लाह इसे लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह पाकिस्तान ता क़यामत सलामत रखे। मैं इसके घर से दूर चली आई तो मुझे इसके अल्फाज सुनाई देते रहे, इस्मत का खून शहीद के खून जितना पाक होता है। अल्लाह पाकिस्तान को ता क़यामत सलामत रखे। मेरी कहानी